नमस्कार साथियों। आज 5 जनवरी 2026 को संपादकीय चर्चा यानी एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है विजडम वाइब्रेशन के प्लेटफॉर्म पर। आज हम 3 मुख्य विषय डिस्कस करने जा रहे हैं। अमेरिका और वेनेजुएला का संघर्ष, दूसरा महिलाओं के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है और तीसरा है चाइना की दोहरी रणनीति से संबंधित आर्टिकल। अगर आपको एडिटोरियल डिस्कशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, ये तीनों आर्टिकल सिविल सेवा, यूपीएससी और आरएएस के किन किन पेपरों से मैच करते हैं, ये मैंने इस टेबल में आपको बता दिया कि कहां पर ये आर्टिकल मैच करते हैं। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, इस बार आरएएस का पैटर्न चेंज होएगा और पैटर्न चेंज होएगा तो पूरी संभावना है कि जब एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किसी ना किसी एडिटोरियल से या न्यूज़पेपर से बन के आएंगे, तो आपको ये जो एडिटोरियल डिस्कशन है ये बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए हम अपना पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो आर्टिकल है आज है वो अमेरिका बनाम वेनेजुएला। देखो इसमें क्या हुआ है, संदर्भ देखिए। 3 जनवरी को सुबह 2 बजे अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया। और देखो इस ऑपरेशन में उन्होंने क्या किया, ये देखो पहले वेनेजुएला की स्थिति देख लो। ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का नक्शा है, यहाँ पर है ये वेनेजुएला देश जो आपको दिखाया गया है इस नक्शे में, देखिए। और कैराकस जो है ये इसकी राजधानी है। तो हुआ क्या, 150 से ज्यादा फाइटर जेट आए और उन्होंने राजधानी कैराकस पर हमला किया। और वहां पर जो जो उनके राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के, निकोलस मदुरो, उनको उन्होंने उनके बेडरूम से निकालकर गिरफ्तार करके और न्यूयॉर्क ले गए वो। अब देखो ये एक बहुत बड़ी घटना है अपने आप में कि आप किसी सिटिंग प्रेसिडेंट को आपने गिरफ्तार कर लिया। और ऐसी ये घटना पहले भी हुई है। पहले कब हुई है, 1989 के अंदर अमेरिका ने क्या किया था, पनामा के राष्ट्रपति को पकड़ लिया था। और अब इस प्रकार की दूसरी घटना हुई है। अब जी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि भाई अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, भाई क्या बात है, और अमेरिका ने इसके लिए क्या रीजन दिए हैं अपने इसमें। तो अमेरिका ने जो ऑफिशियली कारण दिए हैं ना, वो 3 कारण दिए। पहला कारण क्या दिया है, पहले तो जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति मदुरो हैं उनको उन्होंने एक ड्रग लॉर्ड बोला है। क्या बोला है, ड्रग लॉर्ड। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ राष्ट्रपति नहीं है बल्कि ये ड्रग्स का व्यापार करते हैं और एक कार्टेल के लीडर है। अब जैसे उन्होंने 2 कार्टेल के नाम बताए हैं, जैसे एक तो है कार्टेल कार्टेल ऑफ द सन्स और दूसरा ट्रेन डी अरागुआ गैंग। ये 2 गैंग के इन्होंने नाम लिए। तो ये इन्होंने दूसरा जो इन पर आरोप लगाया वो ये लगाया कि संगठित जो गिरोह है ना, कार्टेल ऑफ द सन्स और ट्रेन डी अरागुआ, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों किसी ना किसी तरीके से मदुरो से संबंधित है। और 2025 में अमेरिका ने जो कार्टेल द सन्स है इसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि ट्रेन डी अरागुआ जो है ना, ये इतना खतरनाक है कि इसने ये मदुरो के आदेश पर काम करता है और इससे 8 लाख अमेरिकियों को मारने वाली जो ड्रग्स है इन्होंने अमेरिका में भेजी है। तो और तीसरा जो उन्होंने क्या कारण दिया है, तीसरा कारण ये दिया है कि भैया हमने ऐसे ही कुछ कार्रवाई नहीं कर ली, हमने सिर्फ कानूनी कार्रवाई की है। भी 2020 में अमेरिका जो न्याय विभाग है उसने क्या किया था, उसने मदुरो को, जो मदुरो जो है, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, उनको आरोपी बना दिया था, आरोपी साबित कर दिया था। तो वो यही बोल रहे हैं कि हमने तो सिर्फ क्या किया है, कार्रवाई की है। और इनके ऊपर इनाम भी रख दिया था इन्होंने, 25 मिलियन और बाद में 50 मिलियन का इनाम रख दिया था डॉलर का। तो अमेरिका अपने डिफेंस के अंदर ये 3 बातें बोल रहा है कि हम 3 कारणों से हमने ये कार्य। अब देखिए, लेकिन अपने अगर रियलिटी चेक करें, हकीकत बात करें, तो भी अब ये तो वो बातें जो अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका जो बोल रहा है वो सब कुछ ठीक थोड़ी ना है। देखिए सबसे पहले तो जो विशेषज्ञ है वो ये बताते हैं, राइटर बोलते हैं कि जो विशेषज्ञ मानते हैं कि कोलंबिया जो है वो ड्रग में बड़ा रोल नहीं पाता है। कोलंबिया की पोजीशन देख लो कहाँ है, वेनेजुएला की जस्ट बगल में कोलंबिया है। ठीक है। उसके ऊपर इधर मैक्सिको, पनामा वगैरह आगे नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। तो कोलंबिया जो है वो ड्रग तस्करी में बड़ा रोल है। ठीक है।
लेकिन फिर भी आपने कार्रवाई कहाँ की, वेनेजुला पर की। दूसरी बात, अमेरिका के जो खुद की जो अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल है ना, उसने भी बोला है कि मदुरो और जो दूसरा संगठन आपने बताया ट्रेन डी अरागुआ गैंग, इनके बीच में कोई संबंध होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो फिर आप खुद बताओ, जब खुद की उनकी इंटेलिजेंस ये बात बोल रही है तो आप कह रहे हो कितने ठीक हो सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई अमेरिका ने जो ये कार्रवाई की है, क्या इंटरनेशनल जो लॉ हैं उनके तहत क्या ये चीज ठीक है? तो देखिए, अब इसमें अमेरिका क्या बोलता है। अमेरिका बोलता है कि जो यूएन का जो चार्टर है, यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 51 है, ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट आ सकता है। यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 51 है ना, इसमें बोलता है कि अमेरिका कहता है, इसमें कहा गया है कि अगर भी कोई देश है ना, वो अपने सेल्फ डिफेंस में कोई कदम उठा सकता है। तो अमेरिका बोलता है कि हमने सेल्फ डिफेंस में कदम उठाया है, क्योंकि देखो उन्होंने हमारे जो हमारे वेनेजुएला ने हमारे वहां पर जो ड्रग्स भेजे ना, उसने एक आर्म्ड अटैक की तरह है, और उससे हमारे बहुत सारे लोग मर गए। इसलिए हमने तो सिर्फ ये क्या किया है, हमने कानून का परिवर्तन किया है, कोई युद्ध नहीं किया। ठीक है। लेकिन अब आप खुद देखिए, जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि भैया, जो यूएन का जो चार्टर है ना, वो कहता है कि भी कोई भी देश दूसरे देश की पहले तो जो संप्रभुता है, यानी सोवरनिटी है, उसके खिलाफ बल प्रयोग नहीं कर सकता। और जो सेल्फ डिफेंस की बात जो जो अपने अमेरिका कर रहे हैं ना, सेल्फ डिफेंस की बात, देखो सेल्फ डिफेंस के लिए पहले 3 टेस्ट होते हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? देखो, पहला नेसेसिटी यानी आवश्यकता। आवश्यकता क्या है भी, क्या सैन्य बल ही एकमात्र विकल्प था क्या? बिल्कुल नहीं भैया, आप डिप्लोमेसी कर सकते थे, कूटनीति बात कर सकते थे। दूसरी बात, दूसरा जो टेस्ट होता है इसके लिए अनुपातिकता यानी प्रोपोर्शनिटी। भी अब 150 जट जाके हमला कर रहे हैं, क्या ये अनुपातिक है? बिल्कुल भी नहीं है। और जो तीसरी जो चीज है वो है आसनता या इमिनेंस। इमिनेंस क्या मतलब कि क्या वेनेजुएला पर तुरंत कोई आपके वेनेजुएला आपके ऊपर हमला करने वाला था? नहीं, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं थी। जब तीनों टेस्ट में अमेरिका का दावा फेल हो जाता है, तो भैया, तो इसमें जो आपका जो सेल्फ डिफेंस वाला बहाना है ना, वो फेल हो गया। ठीक है। और आईसीजे यानी जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है ना, उसका 1986 का जो निर्णय है कि ड्रग तस्करी को सशस्त्र हमला नहीं माना जा सकता। ठीक है। यानी अमेरिका के दावे पूरी तरीके से खोखले हैं। तो अब देखो, अब हमें जो बात है, जो राइटर बताते हैं कि असली वजह क्या है, फिर क्यों एक्चुअल में कर रहा है ये अमेरिका, क्यों इसने वेनेजुएला पर हमला किया। तो देखिए, सबसे जो असली खेल है ना, वो है तेल का खेल। तेल का क्या खेल है भाई? देखो, वेनेजुला जो है उसके पास दुनिया का 20% बहुत बड़ा है, 20% भंडार है दुनिया का। और अमेरिका क्या चाहता है? इस तेल पे नियंत्रण चाहता है। अब देखो, इतना बड़ा जब तेल का खजाना होगा, और उसमें से भी ना वेनेजुला बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास इंटरनल संसाधन नहीं है उतने ज्यादा। ठीक है। लेकिन अमेरिका अब इस पर नियंत्रण चाहता है। इतिहास में देखो, इतिहास में कुछ बातें हुई है क्या? देखो, वेनेजुएला ने 1976 में पहले एक बार नेशनलाइज कर दिया था अपने तेल तेल को, यानी तेल जितनी भी कंपनियां थी उनको सबको नेशनलाइज कर दिया था, जैसे भारत ने राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का, उसी प्रकार इसने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, तेल कंपनियों का। अब देखो उससे क्या हुआ, उससे अमेरिका को बहुत घाटा हुआ। 2007 में इसका दोबारा राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, जो अमेरिकी कंपनीज थी ना, उनको इससे बाहर कर दिया, यानी कि वहां पर तेल खनन नहीं करने दिया जा रहा, यानी तेल निकालने के लिए अमेरिकी कंपनीज को बाहर कर दिया, और उनकी खुद की जो कंपनीज है ना, वही वहां पर क्या कर रही थी, तेल का प्रोडक्शन कर रही थी। लेकिन अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पर इतने रिसोर्स हैं, तो अमेरिका इसको छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए अमेरिका ने रिसोर्स पर कब्जा करने के लिए एक तरीके से वेनेजुएला पर क्या कर दिया, ये कार्रवाई की है। जैसे अमेरिका ने पहले भी की है, जैसे इराक पर की थी, लीबिया पर की थी। तो ये पहले से 2003 में इराक पे, 2011 में लीबिया पे। और इसके बीच में देखो एक और असली एजेंडा छिपा हुआ है। वो कौन सा एजेंडा है? वो है मुनरो डॉक्ट्रिन के पास जाता है। देखो, वो कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो ये वो वाली बात है। देखो, मुनरो ने क्या बोला था? मुनरो ने ये बोला था कि जो साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट है, या उत्तरी अमेरिका के नीचे वाले जो देश है, और साउथ अमेरिका वाला पार्ट है ना, ये हमारे यूएसए का बैकयार्ड है, और इसमें किसी अन्य देश का हस्तक्षेप हम पसंद नहीं करेंगे।
यानी हम यहाँ पर हमारी दादागिरी चलेगी, इसका मतलब ये है। ठीक है। तो अब देखो जैसे ये अब जो ट्रम्प हैं, जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, ये दोबारा से मुनरो डॉक्ट्रिन 2.0 लेके आए हैं, और ये इसी के अंदर दोबारा से उसी तरीके के सिद्धांत को अपनाना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या चिंता है, चिंता ये है कि अब जो अमेरिका है ना, ये वेनेजुएला में रशिया, चाइना और ईरान के बढ़ते प्रभावों से चिंतित है। अब देखो रशिया ने भी वहां, चाइना ने वहां पैसा लगाया हुआ है, चाइना ने भी पैसा लगाया हुआ है वेनेजुएला के अंदर। वहां पर चाइना के साथ भी लड़ाई हो रही है, चल रही है एक तरीके से, किसकी, अमेरिका की। तो निष्कर्ष ये है कि जो छोटे देश जो है ना, वो इस प्रकार की चीजों से जो डर जाएंगे, तो इसमें अब कोई जैसे जो भी छोटे छोटे देश है वो ये सोच सकते हैं कि अगला नंबर हमारा होगा, हमारा होगा। तो इस प्रकार का जो असली वजह है, ये राइटर आपको बताते हैं कि तिल का असली वजह क्या है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आप 50 शब्द में, 100 शब्द में, 250 शब्द में आप इनको राइट करके देख सकते हो। ठीक है। अब दूसरा आर्टिकल देखते हैं। दूसरा आर्टिकल आज आया है, देखो महिला के ऊपर। देखो रूसो एक महान विचारक थे, उनका एक क्योट है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यानी कि उसके बाद में धीरे धीरे उसमें जंजीरें, समाज जो है उसको जंजीरों में बांध देता है। अब इसी के अंदर बात की जाती है, महिलाओं के संदर्भ में बात की जा रही है। सबसे पहले बात होती है अप्रूवल ट्रैप की। अप्रूवल ट्रैप क्या है? अप्रूवल ट्रैप ये है कि सबसे पहले बताया जाता है कि लड़कियों को बचपन से ही भूमिका में बांध दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि वह समझदार है, वह शांत है, उसको जोर से नहीं बोलना है, उनको सबकी बात माननी है, उनको कोई किसी बात को नकारना नहीं है, उनको अच्छा बच्चा बन के रहना है ताकि सब लोग आपकी तारीफ करें। और इसी तारीफ के चक्कर में क्या हो जाता है, जब तक आपको तारीफ और स्वीकृति नहीं मिलती समाज की, आपको ऐसे लगता है जैसे कि ऑक्सीजन भी उनकी स्वीकृति से ही लेना है। यानी एक तरीके से उन पर बंधन बना दिया जाता है। तो ये अप्रूवल जो ट्रैप है ना, इसको बताया कि आपको हर चीज के लिए उनको अप्रूवल चाहिए होता है। और ये जीपीएस बन जाता है। क्या जीपीएस बन जाता है? लोग क्या कहेंगे। यानी महिला सिर्फ वही काम करती है जो कि समाज उससे उम्मीद करता है। यानी उसकी खुद की इंडिविजुअल की जो उसकी जो खुद की जो सोच है, उसको लेके वो काम नहीं कर पाती है। वो एक इंसान नहीं बल्कि एक आइडिया बन जाती है। इसको बोलते हैं अप्रूवल ट्रैप। ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि अप्रूवल ट्रैप क्या होता है। अब राइटर दो मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं बताते हैं। क्या अवधारणाएं बताते हैं? देखो, नंबर एक भी समाज की उम्मीदें, यानी इंट्रोजेक्शन। इसमें क्या बोलते हैं, आपको जो समाज की जो उम्मीदें है ना, वो आपको लगता है कि ये आपकी खुद की ही है। यानी बार बार लोग जो आपको बोलते हैं, तो उसके बाद में आपको लगने लगता है कि हाँ यार, ये मैं खुद ही ऐसा सोच रही हूँ। ठीक है। जैसे कि मान लो, इसमें कुछ एग्जांपल देते हैं कि माँ ने आपके तारीफ कर दी कि परफ्यूम की, माँ की तारीफ के कारण नापसंद परफ्यूम लगाना, यानी जो आपको पसंद नहीं था वो परफ्यूम आप लगाते हो, और अंत में आप उसे अपनी पसंद मान लेते हो। और दूसरा एग्जांपल जैसे टीचिंग या नर्सिंग, इन करियर्स को चुनना क्योंकि ये आपके लिए सेफ बताए जाते हैं, ना कि आपकी पसंद होते हैं। यानी आप इन ये दोनों एग्जांपल क्या सेट करते हैं कि आप धीरे धीरे जो समाज आपसे उम्मीद करता है ना, उसको आप ये मानने लगते हो कि आपकी खुद की सोच है, वो आपके ऊपर हावी होने लगती है। और दूसरी जो मनोवैज्ञानिक अवधारणा बताते हैं राइटर, वो है इमोशनल कंटोर्शनिस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप अपने इमोशंस को दूसरों के आराम के लिए मोड़ लेते हो या चेंज कर लेते हो। अपने इमोशंस को दूसरों के भी, उनकी उनके कुछ बुरा ना हो। जैसे कि ऑफिस मीटिंग का उदाहरण दिया गया है, इसमें भी अगर बॉस के गलत होने पर भी आप उसे डिसएग्रीमेंट नहीं बता सकते। भी आपको लगता है कि यार इसको बुरा ना लग जाए, भले ही आपको खुद को बुरा लग रहा हो, आपका खुद का दम घुट रहा हो। इसके आगे राइटर कहते हैं पहचान का खुलासा या अपराध बोध। ये क्या कहते हैं? ये बोलते हैं कि एक समय जब ऐसा आता है जब उनको खुद को ये एहसास होता है कि यार, जो कुछ भी आपको सिखाया गया है ना, वो आपकी पसंद नहीं है। और ये कब होता है? जब वो लड़की कहीं बाहर जाती है, मतलब अपने समाज के दायरे से बाहर निकलती है, कहीं बड़ी सिटी में जाती है, कहीं पढ़ने जाती है, तब उसको ये रिवील होता है। तो
ये पहचान का संकट नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी रिवील है। उसे पहली बार अपना चेहरा दिखाई देता है कि यार मेरी असली पसंद तो कुछ और है, मेरी असली सोच तो कुछ और है, जो आज तक ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है। और जब पहली बार होता है तो उसमें खुशी नहीं होती, फिर उसे अपराध बोध होता है कि यार महिलाओं को जानबूझ के खुद को श्रिंक करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। जैसे कि आपको भी अभी भी देखते हो आप, यार महिला का अगर किसी जॉब में उसका प्रमोशन हो गया तो बोलते हैं यार प्रमोशन मत लो, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, बच्चों की केयर करो, आप प्रमोशन क्यों ले रहे हो, इस प्रकार की बात बोली जाती है। तो यानी वह खुद को चुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि वह स्वार्थी है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जो इसका निष्कर्ष राइटर बोलते हैं वो ये है कि महिलाएं हैं उनको अपनी एडिटिंग और लेयर्स को हटाना चाहिए और अनबिकम करना चाहिए खुद को। ठीक है, इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें भी 250 शब्द, 100 शब्द और 50 शब्द में हमने क्वेश्चंस दिए हैं आपके लिए। चलिए अब थर्ड आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तीसरा आर्टिकल जो है हमारा, ये चाइना की दोहरी रणनीति से संबंधित है। इसमें देखिए शीर्षक दिया है ह्यूब्रिस और कॉशन। ह्यूब्रिस और कॉशन का क्या मतलब होता है? तो ह्यूब्रिस का मतलब होता है एक्सट्रीमली प्राइड या अत्यधिक अहंकार, और कॉशन होता है केयरफुलनेस यानी सावधानी। अब चाइना जो है, चाइना क्या है, ह्यूब्रिस और कॉशन दोनों रखता है। कैसे? जैसे इसमें पहले बताया है कि चाइना जो है उसका मूड स्विंग होता है। कैसे मूड स्विंग होता है? ये बात करते हैं कि 2024 तक चाइना के अंदर एक डर का माहौल था। कैसे? क्योंकि अमेरिका उसका घेराव कर रहा था, उसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो स्लो हो रही थी। बाद में अमेरिका ने उस पर टैरिफ लगा दिए, तो उसको ऐसा लग रहा था कि यार हम डाउन जा रहे हैं। तो उसके उसके अंदर क्या था, वो प्राइड तो था ही, साथ में उसके अंदर डर भी था। लेकिन हुआ क्या, 2025 के मिड तक आते आते जब चाइना ने क्या कर लिया, चाइना उस टैरिफ से उबर गया, और टैरिफ से उबरने के बाद में उसमें एक नया आत्मविश्वास आ गया जिसको बोलते हैं एस्केलेशन डोमिनेंस। यानी अब उसने जब उस टैरिफ को झेल लिया, उस दौर से निकल गया, तो वो अब ये बोलने लगा कि भैया तुम अगर मेरे एक थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हारे दो मारूंगा, तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं दो बढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार की नया आत्मविश्वास चाइना के अंदर आ गया। अब देखिए राइटर बात करते हैं एक सुंजू नाम के, जो इनके स्ट्रेटेजिस्ट थे चाइना के, उनके बारे में बात करते हैं कि वो बोलते हैं कि जब आप, उनकी एक रणनीति है, क्या रणनीति है कि जब अगर आप ताकतवर हो ना तो अपने दुश्मन के सामने आप कमज़ोर बन के दिखाओ, और अगर आप कमज़ोर हो तो अपने दुश्मन के सामने आप ताकतवर बन के दिखाओ। ये आपको आगे ले जाएगा, ये उनकी रणनीति थी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब चाइना की जो अर्थव्यवस्था ना उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो इसमें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? तो इनकी जो डोमेस्टिक डिमांड है ना वो बहुत बहुत डेड हो गई है, मतलब कमी हो गई है। प्रॉपर्टी सेक्टर इनका डूब गया है और डिफ्लेशन चल रहा है। इन 38 महीनों से जो प्रोड्यूसर्स है ना उनकी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी कीमतें नेगेटिव में जा रही है, यानी डोमेस्टिक मांग तो बिल्कुल कम है। तो चाइना ने क्या किया, जब चाइना को लगा कि मेरी डोमेस्टिक मांग बिल्कुल कम है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने निर्यात पर यानी एक्सपोर्ट पर फोकस कर दिया और पूरी तरीके से निर्यात करने लगे। और जैसे शी जिनपिंग है वो, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि स्टेट पैसा लेके आएगा, आप टेंशन मत लो, सेमीकंडक्टर एआई वगैरह सब चीज़ों को क्या करेंगे, हम निर्यात कर देंगे सब चीज़ों को। तो इसी को बोलते हैं चीन का जो समाधान, चाइना शॉक 2.0। और इसमें क्या, जब घर में माल नहीं बिक रहा तो उसको क्या कर दो, उसको बाहर बेच दो, यानी एक्सपोर्ट को गियर दबा दिया इन्होंने। और ट्रेड, इसी से क्या हुआ, जो ट्रेड जो हुआ ना इनका सरप्लस में आ गया और 1 ट्रिलियन को पार कर गया, 1 ट्रिलियन को पार कर गया। अब देखो अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो क्या होगा, जो चाइना है ना वो बिल्कुल सस्ते जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सोलर पैनल और बैटरी से ना पूरी दुनिया भर देगा। और ये बात के लिए आईएमएफ ने और इनको एक बार सांकेतिक रूप में चाइना को बोला गया है। पर अब देखो भारत के साथ ही देख लो, भारत का इसके साथ $110 बिलियन का घाटा है, व्यापार घाटा। भारत दवाओं के लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है एक तरीके से। अब देखो आगे बात बोली जाती है कि इंटरनेशनल जो राजनीति है उसमें क्या हो गया है। तो इंटरनेशनल राजनीति को थोड़ा डायग्राम से आपको बताया गया है। देखो एक तो अमेरिका के अंदर ट्रम्प 2.0 सरकार है और इसमें उनकी नीति स्पष्ट है कि अमेरिका फर्स्ट। ठीक है। तो अमेरिका ने अपना ध्यान इंडो पैसिफिक से हटाकर क्या कर दिया, अपने पड़ोस पर कर दिया। जैसे हमने बात की वेनेजुएला, कोलंबिया वगैरह पर।
कोलंबिया प्रतिनिधि ने मैक्सिको वगैरह प्रतिनिधि दिए, ठीक है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें लड़ाई खत्म हो गई है, चाइना के साथ अभी भी चल रहा है उनका। और वो क्या है, अब उनको सिस्टमेटिक राइवल ना मानकर क्या मानते हैं, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर मान रहा है कौन, अमेरिका। अभी देखो अपने बुसान के अंदर एक G2 करके G2 ओवरले हुआ था, यानी जिसमें बोले कि हम अपने शी जिनपिंग और ट्रंप मिले थे और ऐसे बातचीत हो रही थी कि दोनों मिलकर अब आगे वर्ल्ड को चलाएंगे। लेकिन देखो ये एक भ्रम ही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ उनके बीच में एक मतलब थोड़ी बहुत कोई दोस्ती नहीं हुई, थोड़ा बहुत सौदा हुआ, ट्रांजेक्शनल बार्गेन हुई थी, थोड़े बहुत टैरिफ वेरिफ कम किए गए थे, लेकिन इसको आप दोस्ती नहीं मान सकते। अब देखो राइटर बोलते हैं कि इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट आएगा या भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखो इसमें दो तीन बातें बोली गई है। पहला तो कि भाई अगर वास्तव में अगर ऐसी डील हो गई, पहली बात तो हुई नहीं है, लेकिन अगर हो गई तो भैया भारत अकेला पड़ जाएगा बिल्कुल। दूसरी बात, अब क्या है कि जब उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत को भाव नहीं दे रहा, ठीक है, तो यानी भारत को क्या कर रहा है, चीन के काउंटर वेट के रूप में नहीं देख रहा। और जब चाइना को ये बात पता लगी कि अमेरिका भारत को चीन के काउंटर वेट के रूप में नहीं देख रहा, तो क्या करेगा, तो चाइना भारत से बात करने भारत अगर चाइना से बात करेगा तो वो बोलेंगे अच्छा अब तुम इसलिए हमसे बात कर रहे हो क्योंकि यूएसए तुमको भाव नहीं दे रहा है। तो ये जो नैरेटिव बनेगा, ये नैरेटिव इंडिया के लिए ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सीमा पर देख लेते हैं सीमा पर क्या स्थिति है। तो भाई सीमा पर कुछ स्थितियां हैं, ये है कि सबसे पहले तो सीमा पर शांति तो है, पर जो सिचुएशन है ना वो नॉर्मल नहीं है, स्थिति सामान्य नहीं है। देखिए कैसे जो प्रमुख मुद्दे कुछ बने हुए हैं, जैसे क्या मुद्दे बने हुए हैं देखिए। एक तो सबसे पहले बफर जोन। बफर जोन का मतलब दोनों के बीच में कुछ एक बफर जोन रखा हुआ है। अब चाइना क्या करता है, वहाँ पर बफर जोन में पहले हमारी पेट्रोलिंग होती थी, अब उन जगह पर हमारी पेट्रोलिंग रुक गई, ठीक है। तो ये इसको हम चाइना की जीत मानेंगे। कैसे जीत मानेंगे, चाइना की एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। सलामी स्लाइसिंग टेक्निक में क्या करते हैं, देखो एक बार सीमा हैदर का आर्टिकल आया था, इसमें उन्होंने सलामी स्लाइसिंग टेक्निक पर बहुत अच्छे से बताया था। देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे चाइना वाले मान लो अपने ये मान लेते हैं 20 किलोमीटर अंदर आ गए, हमारी सीमा के अंदर घुस गए, फिर हमने उनको जैसे मान लो खदेड़ दिया, तो वो क्या करते हैं 20 किलोमीटर अंदर आए लेकिन 10 किलोमीटर फिर पीछे चले गए। जब हम हमारी उनसे जब हो गई, हमारे सैनिक आए 10 किलोमीटर पीछे चले गए, तो फिर उनसे और बात हुई तो वो 4-5 किलोमीटर और पीछे चले गए, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब वो 20 किलोमीटर आए थे, पहले 10 किलोमीटर पीछे गए, फिर हमने बोला नहीं नहीं आप समझौता करो, बफर जोन के रूप में छोड़ो। तो हम क्या करेंगे, वो 5 किलोमीटर छोड़ देंगे, हम भी 5 किलोमीटर और छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी वो टोटल मिला के 5 किलोमीटर तो अंदर आ ही गए ना। और ऐसे करते करते वो क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़ों पर अपनी टुकड़े करते करते उस पर नियंत्रण कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं इस्लामी स्लाइसिंग टेक्निक, ठीक है। तो अब वहाँ पर पहले हम पेट्रोलिंग करने जाते थे, अब पेट्रोलिंग करने नहीं जा रहे बफर जोन में। इसका इसका मतलब जीत किसकी है, जीत चाइना की है। दूसरा भैया, दूसरा इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, ये डैम निर्माण हो रहा है, देखो तिब्बत के पास बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं ये, और अपने पास इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बढ़ने रहे हैं। तीसरा देखो, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था ना, अभी हाइपोथेटिकल चीज़ है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि भी चाइना और जो पाकिस्तान है ना, ये मिलकर अभ्यास कर रहे हैं ताकि भारत जब अगली बार ऐसा ऑपरेशन करे तो उसको जवाब दे सके। और जो चौथी जो बात है वो अरुणाचल प्रदेश है। जैसे चीन क्या करता है, बार बार अपने शहरों के नाम बदल देता है, और अपने इससे क्या करता है, अपना दावा उस पर अरुणाचल पर बार बार दावा करता है। तो इस प्रकार की जो टेक्निक है रीनेमिंग करना, इसको बोलते हैं ग्रे जोन टेक्टिक। क्या बोलते हैं, ग्रे जोन टेक्टिक। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो अभी भी बने हुए हैं, ठीक है। अब बोलते हैं कि आगे की क्या, इसके अंदर आगे की क्या रास्ता है, भी इंडिया को क्या करना चाहिए आगे। तो आगे के रास्ते के लिए सीधी सी बात है, राइटर बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखो, धैर्य रखो, अपनी आंखें खुली रखो, ठीक है, घबराना नहीं है आपको। और चाइना के साथ बातचीत करते रहो ताकि युद्ध ना हो। पहली रणनीति तो ये बताते हैं राइटर। दूसरी रणनीति क्या बताते हैं कि भैया आप एसिमेट्रिक डिटरेंस दिखाओ, यानी असममित प्रतिरोध, यानी चाइना जितनी फौज भले ही हम नहीं बढ़ा सको, लेकिन मिसाइल ड्रोन से इतना नुकसान तो आप पहुंचा सको, इतनी ताकत तो आप बनाओ अपने अंदर कि हम कम से कम उनको नुकसान पहुंचा सके, जिससे वो हम पर हमला करने से डरे। और तीसरी जो चीज़ है, इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी अपने खुद को, यानी हम उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, दवाओं
और रेयर अर्थ मिनरल के लिए हम उन पर डिपेंडेंट है, इस निर्भरता को आप ख़त्म कर दो। ठीक है। तो अब अगली बात क्या कह रहे हैं राइटर, ये एक बात कर कह के ख़त्म करते हैं कि 2026 का जो साल है ये भारत के लिए अग्नि परीक्षा है, और चाइना के ह्यूब्रिस यानी अहंकार का सामना करने के लिए हमें सावधानी और ताकत दोनों चाहिए। ठीक है। और इसी के साथ राइटर ये आर्टिकल ख़त्म करते हैं। इसके ऊपर भी हमने देखो 3 क्वेश्चन बना दिए हैं, आप इन तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से। अगर आपको एडिटोरियल पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।